हाय एवरीवन। सो टुडे वी आर विद द चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस और हम इसके सारे वो सवाल कर रहे होंगे जो नीट में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं। आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी के टेक्स्ट से अराउंड रिवॉल्व होते मिलेंगे और इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। सो सबसे पहला लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है मतलब कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। देखो, क्रैब के पास होते हैं गिल्स, ठीक है। सिमिलरली जो आपके सैल्मन होता है उसके पास भी गिल्स होते हैं, तो दोनों के पास गिल्स हैं। एंड एंट के पास ट्रैकिल सिस्टम होता है। लेकिन जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म अब क्या करता है, अपनी स्किन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा है, सॉरी स्किन के थ्रू अपनी रेस्पिरेशन कर रहा है, तो अर्थवॉर्म हो जाएगा इसका आंसर, बिकॉज उसके पास कोई भी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन की जब हम बात करें, द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड। अब बहुत बार हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, तो एंट्री ऑफ फूड कौन प्रिवेंट कर रहा है विंड पाइप के अंदर? द आंसर विल बी एपिग्लॉटिस। एक स्ट्रक्चर है, क्या करेगा, स्ट्रक्चर है और फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, और किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का बना हुआ है। और ये क्या प्रिवेंट करेगा कि जो खाना है वो हमारी विंड पाइप में ना जाए। जब भी हम वो स्वेलो मूवमेंट करेंगे तो ये जो एपिग्लॉटिस है ये विंड पाइप को कवर कर लेगा और खाना हमारा फूड पाइप में चला जाएगा। थर्ड, जो लंग्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट है? सो जो लंग्स प्रेजेंट हैं वो हमारी कौन सी कैविटी में प्रेजेंट है? लंग्स आर प्रेजेंट इन द प्लूरल कैविटी, ठीक है। और मीडिया स्टर्नम क्या करेगा? सेंट्रल थोरैसिक स्पेस है जिसके अंदर हमारा हर्ट प्रेजेंट है। ओके, सो दिस इज समथिंग जिसके अंदर हमारा हर्ट प्रेजेंट है। दिस इज हर्ट, यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा हर्ट। उसके बाद पेरिकार्डियल कैविटी क्या है? पेरिकार्डियल कैविटीज जहाँ पे वो कैविटी जो हर्ट को सराउंड कर रही है, सो दिस पेरिकार्डियल कैविटी सराउंडिंग द हर्ट। एंड जो थोरैसिक कैविटी है वो तो हमें पता ही है, वो कैविटी जो हमारे लंग्स को और हर्ट को जिस हमारे लंग्स और हर्ट जहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज थोरैसिक कैविटी। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द स्ट्रक्चर विच डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द ब्रीदिंग मूवमेंट्स इन द मैमल्स। ब्रीदिंग मूवमेंट्स कौन सपोर्ट नहीं कर रहा? तो लैरिंग्स का कोई एज सच रोल नहीं है ब्रीथिंग मूवमेंट्स में। सो जो लैरिंग्स है दैट विल नॉट सपोर्ट द ब्रीथिंग मूवमेंट्स। डायफ्राम क्या कर रहा है? डायफ्राम अप और डाउन मूव हो रहा है और जो हमारा रेस्पिरेटरी वो है वॉल्यूम है उसको बढ़ा रहा है। रिब्स क्या कर रहे हैं? हमारे जो लंग्स है उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो और रिब्स की भी मूवमेंट हो रही है जिसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, और इंटरकोस्टल मसल्स हेल्प कर रही हैं उस चेंज को लेके आने में। नेक्स्ट, इंटरकोस्टल मसल्स आर फाउंड अटैच टू, तो अभी हमने डिस्कस किया इंटरकोस्टल मसल्स आर अटैच टू द रिब्स। रिब्स के साथ अटैच होंगी फॉर मूवमेंट ऑफ ये इंटरकोस्टल मसल्स अटैच होंगी फॉर द मूवमेंट ऑफ रिब्स। उसके बाद मेम्ब्रेन सेपरेटिंग एयर इन पल्मोनरी एल्वेलाई। मेम्ब्रेन जो सेपरेट कर रही है पल्मोनरी एल्वेलाई को ब्लड से, कौन सी मेम्ब्रेन होती है? सो दैट विल बी एल्वियोलर एपिथेलियम, और या फिर इसको हम एल्वियोलर एपिथेलियम जो कि हमारी एल्विलाई में प्रेजेंट है, और ब्लड कैपिलरीज में प्रेजेंट है हमारी एंडोथेलियम। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। इसका आंसर विल बी डी, बोथ ए एंड सी। एल्वियोलर एपिथेलियम भी प्रेजेंट होती है हमारी मेम्ब्रेन में, मतलब जो हमारी एल्विलाई है और ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है, उन दोनों में क्या क्या प्रेजेंट है? तो हमारे एल्विलाई में प्रेजेंट है एल्वियोलर एपिथेलियम, और जो हमारी एंडोथेलियम है वो प्रेजेंट है हमारी ब्लड कैपिलरीज के अंदर। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन पूछ रहा है, द नोज प्रोड्यूसेस डैश टू पुट मॉइस्चर इन द एयर एंड कैच डस्ट एंड बैक्टीरिया। तो जो हमारे नोज है वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? सी म्यूकस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और म्यूकस क्या करता है? वो कैच कर लेता है डस्ट को और बैक्टीरिया को, इसीलिए एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होने लग जाती है इन केस ऑफ जो हमारा कॉमन कोल्ड अगर हमें हो रहा है या फिर कफ हो रहा है, तो उसमें क्या होता है? एक्सेस म्यूकस प्रोड्यूस होने लग जाता है जिसकी वजह से हमें नेजल कंजेशन हो जाता है, हमारा नाक बंद रहने लग जाता है, ठीक है। उसके लिए फिर हम एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन लेते हैं, या फिर आप वो नेबुलाइज कर रहे हो अपने आप को, तो जिसकी वजह से क्या हो सके, वो जो म्यूकस है वो बाहर आ सके और म्यूकस का जो क्वांटिटी है वो कम हो सके। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट एंड द थिनेस्ट ट्यूब इन द लंग्स इज। सबसे छोटी और सबसे थिनेस्ट ट्यूब कौन सी है? सो इसका आंसर तो बहुत आसान है, वेरी सिंपल। देखो, ट्रैकिया तो हमें पता है काफ़ी लार्ज होती है, ब्रोंकाई, लैरिंक्स, और फिर ब्रोंकाई भी फर्दर किस में डिवाइड हो जाती है? ब्रोंक्यूल में। तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी इनके अंदर? ब्रोंक्यूल्स हो जाएंगी। ओके, देन द पाथ दैट लीड्स फ्रॉम द थ्रोट टू द लंग्स इज नोन एज, थ्रोट से लंग्स तक। सो जो हमें हमारा थ्रोट है, मतलब जो हमारा फैरिंग्स है, फैरिंग्स को हमारे लंग्स तक कौन कनेक्ट करता है? सो फैरिंग्स और लंग्स को कनेक्ट करते हैं हमारी ट्रैकिया। ओके, और इसके अराउंड होती है हमारी सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। क्या होती हैं? सी शेप्ड
कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, ओके, और वो क्या कर रही हैं, हमारी कोलैप्स होने से बचा रही हैं। सो क्या कर रहे हैं, जो थ्रोट से लंग्स तक कनेक्ट कर रही है, दैट इज ट्रैकिया। एंड द 10th क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द एयर पैसेज एंड एल्वेलाई। क्या बोल रहे हैं हम उसको, वो अमाउंट ऑफ एयर जो कभी भी रेस्पिरेटरी पैसेज को कभी भी एग्जिट नहीं कर रही, हमेशा प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम कौन सी वो बोल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं हमारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ऐसी एयर जो हमेशा प्रेजेंट है हमारे उसमें लंग्स में, दैट विल बी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। मूविंग टू आर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अब हमसे क्या पूछ रहा है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक पर्सन एक्सपायर कर सकता है नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, ठीक है, आपने नॉर्मली इंस्पायर किया और उसके बाद आप कितनी एयर को एक्सपायर कर सकते हो, तो ये हो जाता है हमारा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हमारी कितनी होती है, जितनी हमने टाइडल वॉल्यूम ली थी साथ में जितनी हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, अगर इन दोनों को मिला देंगे तो दैट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हमारे क्या होता है कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और उसके साथ आरवी। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, एक्सपायरेटरी। रेजिडुअल कैपेसिटी हमारी कितनी है कि हमारी लंग्स में कितनी एयर बच रही है, तो एक तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बचेगी हमारी और साथ में हमारी क्या बचेगी, रेजिडुअल वॉल्यूम बचेगी, तो दैट विल बी हमारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो टोटल लंग कैपेसिटी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कि हमारी कितनी वाइटल कैपेसिटी है और उसके साथ हमारे पास कितनी रेजिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट है, दैट विल बी हमारी टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। और द टोटल लंग कैपेसिटी इज कि हमारी वाइटल कैपेसिटी कितनी है और साथ में रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी है, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम हमारी क्या होती है कि हमारे लंग्स में हमेशा जो वॉल्यूम प्रेजेंट है, अगर क्योंकि अगर सारी वॉल्यूम बाहर आ जाएगी, अगर ऑल द वॉल्यूम विल बी आउट ऑफ द लंग्स, तो उससे क्या होगा, हमारे लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम होती है जो लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती है। सो दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। when 1200 ml of 14th question, when 1200 ml of air is left in the lungs, जब 1200 ml बच जाती है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं कौन सी वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम बोल रहे हैं, ठीक है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या हो जाएगी कि जो एयर हमारे लंग्स में बच रही है, दैट इज हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम। 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन एंड आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। जब आप नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हो तो उस टाइम पे कौन सी एयर हमारी हो रही है, तो दैट विल बी हमारी टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर डी। जो नॉर्मली हम बिना किसी कॉन्शियस लेवल के जब हम सांस अंदर बाहर कर रहे हैं तो उस टाइम पे कौन सी वॉल्यूम होगी, हमारी टाइडल वॉल्यूम हो जाएगी। उसके बाद वो पूछ रहा है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो हमारी CO2 है दैट इज गिवन आउट, ठीक है। CO2 इज गिवन आउट बिकॉज एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो क्या हो रहा है, आपके पास ऑक्सीजन तो है नहीं, तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन के बिना कर रहे तो CO2 विल बी रिलीज्ड आउट। उसके बाद एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स फॉलोइंग अमाउंट ऑफ O2 टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो अब ये पूछ रहा है कि टिश्यूज के पास कितनी जा रही है, तो टिश्यूज के पास सिर्फ 5 ml ऑफ जो O2 होती है दैट इज ओनली डिलीवर्ड। सो अगर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की हम बात कर रहे हैं तो नॉर्मल कंडीशंस में हमारे पास 5 ml ऑफ ब्लड 5 ml ऑफ जो O2 है वो टिश्यूज तक जाके क्या होती है, डिलीवर होती है। और 18th क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट विल बी द PO2 और PCO2 कितना है एटमॉस्फेयर एयर का एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एल्वेलर एयर, एल्वेलर एयर के हिसाब से कितना हो जाएगा। सो दैट विल बी कि जो PO2 है हाई वो ज़्यादा होगा और जो हमारा PCO2 है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसका आंसर विल बी ऑप्शन नंबर क्या, बी, ठीक है। क्या रहेगा, देखो वो पूछ रहा है क्योंकि जो PO2 है वो एटमॉस्फेयर में, अब एटमॉस्फेयर में क्या ज़्यादा है, किसका प्रेशर ज़्यादा है, ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है और CO2 का प्रेशर कम है, तो जो PO2 का प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा और जो PCO2 का प्रेशर है वो कम होगा। लेकिन अगर उल्टी बात करें तो हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर क्या है, CO2 ज़्यादा प्रेजेंट है क्योंकि हमारे मेटाबॉलिज्म हो रहा है और जो O2 है वो कम प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ आएगी, एयर से हमारी लंग्स के अंदर आएगी और CO2 कहाँ से कहाँ जाएगी, लंग्स से हमारी एयर के अंदर जाएगी, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज ब्लड बिकम्स फुली O2 सैचुरेटेड, जब ब्लड फुली O2 सैचुरेटेड हो जाता है तो हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट में बहुत बार आता है। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ कर सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट इज 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कितने परसेंट ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो हीमोग्लोबिन कैरी करेगा 98% ऑक्सीजन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन है, इसलिए जब हम एसपीओ 20th क्वेश्चन से थोड़ा सा रिलेटेड, अगर हम SpO2 जब निकालते हैं तो हमारा SpO2 आता है अराउंड 98 97 ऐसे परसेंटेज में आता है। सो दिस इज वो ये होता है कि कितने परसेंट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कैरी कर रहा है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर डैश एंड डैश mm ऑफ Hg। इसमें पूछा जो कि जो पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, जब हम इंस्पायर कर रहे हैं तो कितना होगा, और जब हम एक्सपायर कर रहे हैं तो कितना होगा। तो जब हम इंस्पायर करते हैं तो कितना होता है हमारा 158 होता है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट गिवन है। और जब हम एक्सपायर करते हैं तो कितना होता है 40 mm ऑफ Hg होता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। P50 वैल्यू क्या बताती है, तो P50 वैल्यू यहाँ पे किस चीज़ से रिलेटेड है, जब हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बनाते हैं तो उसमें हमारे पास एक P50 वैल्यू आती है, और वो हमारी क्या होती है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है उससे रिलेटेड होती है हमारी P50 की वैल्यू, ठीक है। अब अगर हायर P50 की वैल्यू होगी तो इसका मतलब कि HB की जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की वो कम है, और जब लोअर होगी P50 की वैल्यू तो इसका क्या मतलब है कि हमारी जो एफिनिटी है बाइंड करने की वो क्या है, ज़्यादा है। और अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें P50 की, तो P50 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच हीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड, ठीक है। अब यार देखो 23rd क्वेश्चन देखते हैं हम। 23rd क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम जो ऑक्सीजन है, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन है वो ब्लड में कैसे कैरी होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में कैसे कैरी हो रही है। तो यार देखो डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो ब्लड में ऑक्सीजन कैरी हो रही है वो मोस्टली हो रही है हीमोग्लोबिन के थ्रू, और जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी हो रही है वो हो रही है कार्बन बाइकार्बोनेट आयंस के थ्रू, ठीक है। और हीमोग्लोबिन के थ्रू अटैच होकर क्या बन जा रही है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बन रही है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयंस का फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, HCO3 माइनस आयंस की फॉर्म में, मतलब प्लाज्मा के साथ, प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयंस है और उसके साथ अटैच होकर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज मेक्स द मोस्ट स्टेबल कॉम्बिनेशन विद द हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी। आरबी के साथ मोस्ट स्टेबल, देखो यही एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। क्या होता है कि इन सब ऑप्शंस में से जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना वो सबसे क्या होता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर ऑक्सीजन है, इसमें क्या हो रहा है कि हीमोग्लोबिन के साथ ये जुड़ भी रहे हैं और टूट भी रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं आती। ये जुड़ते हैं, फिर अगर जहाँ भी हमें इनको भेजना होता है वहाँ तक ही जाते हैं, और उसके बाद जाके वहाँ पे ये डिसोसिएट हो जाते हैं। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या प्रॉब्लम है कि एक बार HB के साथ जुड़ जाता है ना तो एक स्टेबल कंपाउंड बना लेता है। अब स्टेबल कंपाउंड बना लेता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये ब्लड में ही रहता है हमेशा, जिसकी वजह से क्या होता है HB के जो लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि फ्री HB प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगा। 25th क्वेश्चन की बात करें तो 25th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन मैमल्स कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यूज टू रेस्पिरेटरी सरफेस। टिश्यूज से रेस्पिरेटरी सरफेस में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसफर हो रही है, बाय बोथ A एंड B, ठीक है। प्लाज्मा के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट हो रही है और आरबीसी के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ एंड, इसका आंसर विल बी बोथ एंड बी, ठीक है। सो इसका आंसर विल बी बोथ एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डैश इन कार्बन डाइऑक्साइड होने से डैश होता है पीएच के अंदर। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स बढ़ेंगे क्या होंगे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स बढ़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक है, एसिडिक है तो पीएच क्या होगा, ड्रॉप होगा, तो जो पीएच है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू डिक्रीज इन द पीएच या फिर ड्रॉप इन द पीएच, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज फाउंड इन हाई कंसंट्रेशन इन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहाँ पे मिलता है हमें, कार्बोनिक एनहाइड्रेज मिलेगा हमें एरिथ्रोसाइट्स के अंदर, एरिथ्रोसाइट्स के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम होता है, इट इज़ अ एंजाइम जो हमारी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है, ठीक है। उसके बाद डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैन बी प्रोमोटेड बाय, डिसोसिएशन कब होगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, तो डिसोसिएशन कब होगी, जब बॉडी टेम्परेचर हमारा क्या होगा,
हाई होगा, हाई बॉडी टेम्परेचर जब होगा, लेकिन वो तो ऑप्शन में है नहीं, तो और कैसे कैसे होगी, कब कब होता है, एक तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा, CO2 अगर बढ़ेगी, तो अगर हमारी बॉडी में PCO2 बढ़ जाएगी तो भी क्या होगा, हमारा डिसोसिएशन होने लग जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, ठीक है। और अगर pH डिक्रीज हो जाएगा तो भी डिसोसिएशन होने लग जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज एक्चुअल गैस एक्सचेंज सरफेस इन मेमेलियन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, मेमेलियन में कैसे होता है, तो मैमल्स में तो कैसे पढ़ा है हमने, एल्वेलाई के थ्रू होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। जितने भी हमारे मैमल्स होते हैं उनमें एल्वेलाई क्या होता है, ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करा रहे हैं, गैशियस एक्सचेंज करा रहे हैं। रेजिडुअल एयर जो है वो कहाँ पे होती है हमारी, रेजिडुअल एयर जो हमारी प्रेजेंट होगी वो हमारी प्रेजेंट होगी एल्वेलाई के अंदर। सो रेजिडुअल एयर इज प्रेजेंट इन द एल्वेलाई। फिर वो पूछ रहा है एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितने ml कैरी करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कैरी करता है अप्रॉक्स 4 ml, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसका आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है एल्वेलाई तक 100 ml ऑफ ब्लड में, ठीक है। एजमा, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है दैट इज एजमा, ठीक है। इसकी स्पेलिंग होती है ASTHMA, अस्थमा, लेकिन हम इसको बोलते हैं एजमा। तो एजमा कैसे कॉज हो रहा है, एजमा कॉज हमारा जब हमारा स्पाज्म होता है, मतलब हमारे जो ब्रोंकियल मसल्स हैं वो एक वेरी फास्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रही है, तो उसकी वजह से हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लग जाती है, ठीक है। ये क्या कॉज करेगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम कॉज करेगा, हमें ढंग से सांस नहीं आएगी और उसको हम बोलते हैं एजमा, ठीक है। उसके बाद एम्फाइसीमा कैसे डेवलप हो रहा है, तो एम्फाइसीमा मेनली जो इसका कारण होता है दैट इज कि सिगरेट स्मोकिंग में, काफ़ी सिगरेट स्मोकिंग जो पेशेंट्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है एम्फाइसीमा, ठीक है। उसके बाद पूछ रहे रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को कंट्रोल कौन कर रहा है, विच तो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को कौन कंट्रोल करेगा, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर पूछ रहा है 35th, द रेस्पिरेटरी सेंटर विच रेगुलेट्स रेस्पिरेशन, वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो वो हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। द न्यूमोटैक्सिक सेंटर दैट कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारा पोन्स वेरोलाई में प्रेजेंट रहेगा हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारा प्रेजेंट है पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन में, कहाँ पे, पॉन्स रीजन जो होता है हमारे ब्रेन का। और ये क्या रेगुलेट करेगा, एक तो रेगुलेट ब्रीदिंग पैटर्न, ठीक है, जो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न है, और रेट, ब्रीदिंग रेट जो हमारा होता है, इन दो चीज़ों को ये रेगुलेट करता है। कहाँ पे, पॉन्स वेरोलाई कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, हमारा पॉन्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा, ब्रीदिंग पैटर्न को और ब्रीदिंग रेट को ये रेगुलेट करेगा, ठीक है। हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होती है, तो हाईएस्ट ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कब प्रेजेंट होगी, जब हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, जब हमने एयर को इनहेल किया है, क्योंकि क्या था, सब बाहर एटमॉस्फेयर में 158 थी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तो एटमॉस्फेयर में है ना, PO2, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे तो हमारी मैक्सिमम कहाँ पे हो जाएगी, इनहेल्ड एयर में हो जाएगी, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट लीव्स द लंग इन ह्यूमन इज मेजर्ड बाय, आप किस डिवाइस से मेजर करते हो जो वॉल्यूम वो करती है, एग्जिट करती है, तो वो होता है स्पायरोमीटर, ठीक है। कैसे मेजर करते हैं हम, स्पायरोमीटर, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें मेजर करता है, लंग वॉल्यूम भी मेजर करेगा और लंग कैपेसिटीज भी मेजर करेगा, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन रिसीव्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन फॉर ब्रीदिंग इन एंड आउट, किसको मिलते हैं, तो ये मिलेंगे डायफ्राम को, डायफ्राम के पास आते हैं सिग्नल्स कि आपको क्या करना है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करानी है, ठीक है। तो डायफ्राम अगर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तो इंस्पिरेशन हो जाएगी, ठीक है, और रिलैक्स कर जाएगा तो एक्सपायरेशन हो जाएगी। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स किस किस से सपोर्टेड होती है, तो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स आपको किस किस में मिलेगी, ट्रैकिया में मिलेगी, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई में मिलेगी, और इनिशियल ब्रोंकियोल्स में मिलेगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ट्रैकिया मतलब जो हमारा कंडक्टिंग जोन होता है ना, मेनली उसमें कंडक्टिंग जोन जो होता है हमारा, उसमें प्रेजेंट होती है हमारी क्या, कार्टिलेजिनस रिंग्स। और इनकम्प्लीट क्यों होती हैं, जिससे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो सके। मान लो अगर कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास तो जो सरफेस एरिया वो लिमिटेड हो गया ना, लेकिन अगर इनकम्प्लीट होगी वो, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मूवमेंट और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हो, तो उसके लिए इनकम्प्लीट प्रेजेंट होती है, ठीक है। और सेकेंड इसका रीज़न ये भी होता है कि जो स्ट्रक्चर्स हमारे वो कोलैप्स ना हो। ये हो जाएगा हमारी सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसमें लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो थोरेसिक चैम्बर है,
ठीक है, वो वर्टिब्रल कॉलम के कहाँ प्रेजेंट है, तो वो वर्टिब्रल कॉलम के कहाँ प्रेजेंट है, डॉर्सली प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो थोरैसिक चैम्बर है वो डॉर्सली प्रेजेंट है वर्टिब्रल कॉलम के। ठीक है, और स्टर्नम के प्रेजेंट है वेंट्रिकली। ठीक है, वेंट्रिकली प्रेजेंट है स्टर्नम के। और इसके बाद पूछ रहे रिब्स में कैसे प्रेजेंट है, तो रिब्स में प्रेजेंट है लेटरली प्रेजेंट है रिब्स में। और किसके एंड ऑन द डैश साइड ऑफ द डोम शेप्ड डायग्राम, तो लोअर साइड ऑफ द डोम शेप्ड डायफ्राम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर फॉलोइंग द सीरीज, और आगे हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सो डू फॉलो।